हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में सरहद के शहीद। सरहद के शहीद कहानी राकेश शर्मा, चित्रांकन आर.डी, रंग योजना किशन लाल, संपादक सुमत प्रसाद जैन। या अल्लाह, तूने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरे बेटे से पहले तू मुझे अपने पास बुला लेता। अब मैं बेटे के बिना कैसे जिंदा रहूँगा। ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ सर, बुरा हुआ। सब्र करो भाई, यही मौका है। इसका कफन उतार कर भाग जाता हूँ। तभी वह बालक एक कदम आगे बढ़ा और कफन उतार कर भागा। अरे अरे, पकड़ो, चोर चोर चोर! वो देखो, उधर भागा जा रहा है। लेकिन वह बालक बेतहाशा दौड़ता चला गया। तभी रुका जब एक बरगद के पेड़ से टकराया। तड़ाक! पेड़ के नीचे एक स्त्री का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। वहीं पर वह बालक जब उस मृत शरीर के पास पहुंचा। देख माँ, मैं तेरे लिए कफन ले आया, लेकिन तू देख तो सकती नहीं। मगर तेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं जो तेरे लिए कफन भी ना ला सके। देख, ले आया माँ, माँ। उस बालक की चीख से सारा जंगल कांप उठा। जो व्यक्ति उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था, वह भी यह दृश्य देखकर ठगा सा खड़ा रहा और सोचने लगा, उफ, इतनी कम उम्र में इतना साहस। इससे मिलकर पूछता हूँ, आखिर ऐसे क्यों किया। वह व्यक्ति उस बालक के समीप पहुंचा। मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने दो, फिर मुझे चाहे जो भी सज़ा दे लेना। घबराओ नहीं बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारा क्या नाम है, और तुम अकेले इस जंगल में कैसे आए हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जब तक मेरी माँ का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस काम में सहायता करता हूँ। वह व्यक्ति कहीं पास से ये कुल्हाड़ी ले आया और एक चंदन के वृक्ष से लकड़ियाँ काट कर उस बालक की माँ की चिता तैयार कराई। जैसे ही बालक ने चिता को अग्नि दी, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। अच्छा माँ, आपको अंतिम प्रणाम। आओ बेटे, अब घर चलें। तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। पहले मेरी कहानी नहीं सुनोगे? मेरा नाम नहीं जानोगे? हाँ हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? और सब कुछ बता डालो अपने बारे में। वे दोनों रास्ते में पत्थरों पर बैठ गए। मेरा नाम भरत है, मैं पासी के शहर का रहने वाला हूँ। मेरे डैडी भारतीय थल सेना में फौजी थे। कुछ दिन पहले की बात है, वे अपनी छुट्टी पर घर आए हुए थे, अतीत में। डैडी, मैं भी बड़ा होकर फौजी बनूंगा। आपकी तरह देश की सरहद पर दुश्मन का मुकाबला करूंगा। ज़रूर बनना बेटे, देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हमें अपनी धरती माँ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। नहीं, मैं भरत को कभी भी फौज में नहीं जाने दूंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, उसे भी सरहद पर भेज दूं? बस आप ही कीजिए देश की सेवा। अब आए हैं 8 महीनों बाद घर पर। अब भी न जाने कब टेलीग्राम आ जाए। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। ट्रिन! देखो कौन आया। टेलीग्राम तो नहीं। भरत के पिता ने दरवाज़ा खोला। दो खूंखार व्यक्तियों ने प्रवेश किया। क्या आप ही का नाम अमरीशपुरी अमरीश भारद्वाज है? जी हाँ, अंदर आइए, बैठिए। वे तीनों ड्राइंग रूम में चले गए। अब आप अपना परिचय दीजिए, कहिए मुझसे क्या काम है आपको। उनमें से एक व्यक्ति ने हाथों में पकड़ा ब्रीफकेस खोल कर टेबल पर रख दिया, जो कि रुपयों से भरा हुआ था। ये रहा हमारा परिचय, देख लीजिए, पूरे 10 लाख रुपए हैं। साफ साफ बताओ क्या बात है। उस व्यक्ति ने तभी एक संदेश पत्र अमरीश भारद्वाज को थमा दिया। श्रीमान भारद्वाज, मैं आपकी सेवा में कुछ रुपए भेज रहा हूँ। आपसे विनती है, आज शाम पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी पर हमसे मिलो। लायन। अमरीश भारद्वाज ने मन ही मन सोचा, पत्र से जाहिर है कोई मुझसे नाजायज़ काम कराना चाहता है। उससे मिलना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह गद्दार हुआ तो उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। पत्र पढ़ लिया साहब? हाँ, पढ़ लिया। आप ये रुपये वापस लेते जाइए। क्या आप दौलत से प्यार नहीं करते? नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मातृभूमि से प्यार है। लेकिन मैं शाम को लाइन से मिलने आऊँगा। कहना वे मेरा इंतज़ार करें। इनकी बातें दरवाजे के पीछे खड़ा भरत सुन रहा था। तभी वे दोनों व्यक्ति वहाँ से चले गए। डैडी, ये दोनों कौन थे? पहले तो इन्हें मैंने कभी नहीं देखा। यही तो जानना है बेटे, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। और शाम को अमरीश भारद्वाज पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुँच गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, खैर इंतज़ार कर लेता हूँ। तभी पीछे की ओर से किसी ने अमरीश भारद्वाज की नाक पर क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल रखा। वे बेहोश होते चले गए। हा हा हा, बड़े निडर बनकर आए थे। सरजू, चल उठाकर जीप में डाल ले। और जब अमरीश भारद्वाज को होश आया तो वो एक शीशे के कमरे में कैद एक कुर्सी से बंधे हुए थे। ये मैं कहाँ आ गया? पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी। हाँ, याद आया।
मुझे यहाँ पे बेहोश करके लाया गया है। तभी सामने बैठा सुनहरे बाल वाला व्यक्ति धीरे से बोला, जो कि लॉयन था। इसे अपना ही घर समझो फौजी, और हमें अपना शुभचिंतक। मैं मजबूर था जो तुम्हें यहाँ इस तरह बुलाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोग देश के दुश्मन हो, ज़रूर मुझसे कोई ना कोई गलत काम करवाना चाहते हो। हम तुम्हारी समझदारी की दाद देते हैं। यदि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सारी उम्र घर बैठकर मौज करोगे। अमरीश भारद्वाज कुछ नहीं बोले। हमें सिर्फ इतना बता दो कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ फौजी छावनियाँ हैं, एमिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तुमने बहुत बड़ी भूल की है मुझसे ऐसी उम्मीद रखकर। मैं इस देश की धरती पर पैदा हुआ पला। ये धरती, ये भारत माँ मेरी जन्म देने वाली से भी महान है। मैं गद्दारी करके इसकी कोख में छुरा नहीं घोंप सकता। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। जिंदा रहोगे तो देश सेवा भी कर सकोगे, वरना 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 जान से मार दोगे मुझे। लेकिन याद रखो, एक सच्चा देशभक्त फौजी कभी नहीं मरता, बलिदान हो जाता है अपने देश पर। मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो कभी नहीं करूंगा। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। अभी तेरी देशभक्ति की परीक्षा लूंगा, देखूंगा कब तक तेरी देशभक्ति जिंदा रहती है। तभी लाइन ने अपने 2 आदमियों को वहाँ बुलाया। इस देशभक्त को ले जाकर इसका इनाम दे दो। ओके सर। मुझे गर्व हो रहा है अपने पर, अपनी आत्मा पर, कि इस देश में मैं पैदा हुआ। एक कील इसके माथे में भी ठोक दो। यीशु मसीह ने भी एक दिन इसी तरह सूली पर यीशु मसीह को भी एक दिन इसी तरह सूली पर चढ़ाया गया था। आज लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन तुम जैसे गद्दारों पर आथू। अमरीश भारद्वाज ने सचमुच लाइन के मुंह पर थूक दिया। लाइन गुस्से में तिलमिला उठा और थाए थाए जय भारत माता पूरा रिवॉल्वर अमरीश पर खाली कर दिया। भारत माता अपने बेटे की मौत पर खून के आंसू रो पड़ी। इसे दीवार से उतार कर जला दो और इसकी पत्नी और बच्चे को भी जाकर ख़त्म कर दो। और उधर घर पर, मम्मी आज डैडी सवेरे से पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। हाँ बेटे, मुझे भी चिंता हो रही है। तभी डोरबेल बज उठी। देख, शायद तेरे डैडी आ गए। देखता हूँ अभी। दरवाज़ा खोलने पर, आप, हम सेंट्रल हॉस्पिटल से आए, तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। तुम दोनों को शीघ्र ही बुलाया उन्होंने। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जल्दी से डैडी के पास चलो। दोनों माँ बेटे उनके साथ जीप में बैठे और चल दिए। लेकिन सेंट्रल हॉस्पिटल तो रेलवे स्टेशन के पास है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलते रहो, हम जहाँ ले जाएं, वरना तुम्हारे सामने अभी तुम्हारे बेटे को जान से मार डालेंगे। अब शाम का वक्त था, सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा होने वाला था। तब रास्ते में मैं सब समझ गई। तुम लोगों ने ही भरत के पिता को गायब किया है, कहीं कैद करके। वह तो कब का आज़ाद हो चुका इस दुनिया से। हा 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 हा। और अब तुम दोनों का भी। हा हा हा। जीप एक जंगल से गुजर रही थी, तभी भरत ने ड्राइवर के हाथ को दांतों से काट डाला। जीप का संतुलन बिगड़ गया और जीप एक पेड़ से टकरा गई। धड़ाक! मरा। भरत व उसकी माँ को भी चोट लगी, लेकिन जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग लिए। परंतु ड्राइवर ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और धाए माँ ओ चलता रहा बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। जीप में सवार दोनों व्यक्ति चोट लगने से बेहोश हो चुके थे। भरत व उसकी माँ कुछ दूर दौड़े, परंतु एक बरगद के पेड़ के पास आकर भरत की माँ गिर पड़ी। बस बेटे, अब तो मुझे यहीं छोड़ दे और भाग जा, वरना वे लोग तुझे मार डालेंगे। नहीं माँ, मैं तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तो तेरा साथ अब ज़्यादा देर दे भी नहीं सकती बेटे। नहीं माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन भरत की माँ मर चुकी थी। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ, माँ। मैं सारी रात अपनी माँ की लाश के पास बैठा रोता रहा। मेरी माँ के ऊपर ढकने को कोई भी कपड़ा न था, इसलिए मैं कफन चुरा कर भागा था। भरत की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। संबंध है बेटे, इंसान का। आप रो रहे हैं मेरी कहानी सुनकर? मेरा आपसे कोई संबंध भी तो नहीं, फिर भी आप। संबंध है बेटे, इंसान का इंसान से संबंध होता है। उस व्यक्ति ने भरत को सीने से लगा लिया। भरत फूट फूट कर रो पड़ा। मत रो बेटे, हिम्मत से काम लो। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपना बेटा बनाकर रखूँगा। मत रो बेटे, चल घर चलें। वह व्यक्ति भरत को अपने साथ अपने घर ले आया। बेटे, हम दोनों के मज़हब अलग अलग हैं। तू हिंदू है, मैं मुसलमान, लेकिन तू फ़र्क मत समझना। नहीं अब्बा, अब मैं तुम्हारा बेटा बन ही गया हूँ तो फ़र्क कैसा? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। बेटे, दुनिया में मैं भी अकेला हूँ। इसी शहर में युवकों को जूडो कराटे की शिक्षा देता हूँ। मेरा नाम शब्बीर हुसैन है। फिर तो आप मुझे भी जूडो कराटे सिखाएंगे?
अब्बा सिखाएंगे ना? हाँ बेटे, तुझे वो फौलादी इंसान बनाऊंगा जो हर जुर्म करने वाले से टकरा सके और अपने माता पिता के हत्यारों से भी बदला ले सके। मुझे वह नाम हमेशा याद रहेगा। हाँ याद आया, लायन, जिसने डैडी को पत्र भेजकर बुलाया था। सबसे पहला निशाना मैं लायन को ही बनाऊंगा। तभी एक कुत्ता वहाँ आया और शब्बीर के पैरों में लौटने लगा। अरे अब्बा, ये कुत्ता तो आपसे बहुत प्यार करता है, देखो कैसे आपके पाँव चाट रहा है। ये गोल्डी है बेटे, यदि ये मेरे साथ ना होता तो मैं कब का इस दुनिया से जा चुका होता। वो कैसे अब्बा? बड़ी लंबी कहानी है बेटे, आप मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना अब्बा। पहले कुछ खा पी लें फिर सुनाऊंगा कहानी। दोनों ने खाना खा लिया, फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। तब शब्बीर अपने अतीत की बातें सुनाने लगा। सन 1947 का वह दिन मुझे आज भी भली प्रकार याद है, जब सारे देश में आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही थी। भारत माता जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। तभी कुछ दिनों बाद घोषणा की गई, हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यह खबर सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई, जैसे सारे देश में जलजला आ गया था। लोग इधर से उधर बेताशा भाग रहे थे, भागो भागो भागो। इस बंटवारे में हजारों लोग मारे गए, लोग लाशों के साथ छिपकर जान बचा रहे थे। या खुदा, ये कैसा कहर है। इधर शब्बीर भी अपनी बीवी बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर भाग लिया। नखत बेटी और असलम बेटे अपनी अम्मी के शरीर से चिपके बैठे रहो, लेकिन थोड़ी दूरी गए होंगे कि उन पर सामूहिक हमला हो गया। जान से मार दो, बचने ना पाए। अब्बा, अम्मी। अरे अरे, मेरे बच्चों को क्यों मारते हो भाई, इन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। लेकिन वहाँ शब्बीर की फरियाद कौन सुनता, उसकी बीवी बच्चों को मार डाला। शब्बीर जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। या अल्लाह रहम कर। शब्बीर का शरीर जख्मी हो चुका था और वह ज़्यादा दूर न चल सका, बेहोश होकर गिर पड़ा। आ। और शब्बीर को जब होश आया तो उसने स्वयं को एक डॉक्टर के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है? तो मैं एक डॉक्टर के घर में हूँ। अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़ी चोट आई है लेकिन ठीक हो जाओगे। वर्तमान में स्वस्थ होने पर मैं वहाँ से चला आया, कुछ दिन छिपकर काटे। स्थिति कुछ सामान्य हुई। मैंने रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर मजदूरी की, लेकिन एक दिन क्या अब्बा? एक दिन कुलियों की बस्ती में कुछ गुंडे आकर झगड़ा करने लगे। अतीत में तड़ाक टिशुम ठाक। अरे अरे, क्या क्या मार पिटाई कर रहे हो वापस में, क्या बात है? इतना कहते ही शब्बीर के कंधे पर एक हाथ पड़ा, तड़ाक। शब्बीर के कंधे की हड्डी टूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो डॉक्टर साहब, एक ही हाथ में मेरी हड्डी टूट गई। कमाल है, तुम हड्डी की बात करते हो, एक हाथ में दीवार भी टूट सकती है। वो कैसे डॉक्टर साहब? कराटे सीख कर। लेकिन ये कराटे मुझे कौन सिखाएगा? सीखना चाहते हो? ये तो मैं ज़रूर सीखूंगा। पहले ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें जूडो कराटे के मास्टर तोसोन से मिलवा दूंगा, वह मेरा मित्र भी है। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद स्वस्थ होने पर शब्बीर को तोसूनू से मिलवा दिया। तोसूनू जूडो कराटे का स्कूल चलाता था। तो तुम जूडो कराटे सीखोगे? जी हाँ, वर्तमान में मैं जूडो कराटे सीख गया, इतना माहिर हो गया कि तोसूनू मुझे अपना उस्ताद कहने लगा। मरने से पहले अपना स्कूल चलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। सच अब्बा, आपकी भी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या मुझे भी जूडो कराटे सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, कल से ही शुरू कर देते हैं। अगले दिन से शब्बीर भरत को जूडो का पाठ पढ़ाने लगा। जूडो बिना हथियार के आक्रमण करने या आक्रमण से बचने की अनमोल कला है। इसमें हाथ पैर से लड़ने के अलावा उठा-पटक के दांव भी सीखने पड़ते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में विश्व का सबसे बड़ा जूडो सिखाने का केंद्र है। जूडो सीखने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखे। शब्बीर ने भरत को कुछ कपड़े देते हुए कहा, लो ये जैकेट, पजामा पहन लो और पेटी बांध लो, इसे जूडोगी कहते हैं। ये लाल रंग की होती है या कोई अन्य रंग की भी? इस कला में प्रवेश के बाद सबसे पहले लाल रंग की ही बेल्ट बांधते हैं। जब निपुण हो जाते हैं तो बेल्ट का रंग भी बदलता जाता है। आओ अब तुम्हें जूडो के दाव पेच सिखाता हूँ। हाँ हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। मान लो तुम्हारा दुश्मन सामने से तुम्हारे दोनों हाथ कसकर पकड़ ले, तो तुम भुजाओं को कंधों की तरफ फैलाते हुए उठाने का प्रयास करो। दुश्मन का ध्यान तुम्हारी भुजाओं को रोकने पर लगा रहेगा, तभी आप अवसर का लाभ उठाकर अपने घुटने का प्रहार उसके पेट पर कर दीजिए। ये देखो, इस तरह देखो, ऐसे लाना है। और यदि दुश्मन पीछे से आकर तुम्हें जकड़ लेता है तो तुम उसे अपने कूलों से पीछे ढकेलते हुए आगे लपटकिए और ज़मीन पर धराशायी कर दीजिए। देखो ऐसे लाना है। शब्बीर ने भरत को जूडो के सैकड़ों दाव सिखा डाले। फिर वह उसे कराटे सिखाने लगा। कराटे में खुले मुक्के, उंगलियों के पोरों, कोहनी, घुटनों, पैर या सिर का प्रयोग किया जाता है। इस बार मैं तुम्हें मनुष्य के कोमल अंगों के बारे में बताऊंगा।
अब्बा, ये रेत से भरे थैले क्यों लटकाए हैं? हाथों को मजबूत बनाने के लिए। इस पर हाथों का प्रहार करके हाथ मजबूत बन जाते हैं। ये मेज़ और उस पर कपड़े से ढकी पत्थर की पट्टी देख रहे हो? हथेली को धारदार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, इस तरह से इस सील पर मारना है। दुश्मन के प्रहार स्थल हैं सिर के ऊपर का तालू, कनपटी, आंखों के ठीक बीच, नाक की टो, जबड़ों के ठीक नीचे गर्दन और कंधे के पास। इस प्रकार भरत को इन कलाओं को सीखने में 6 वर्ष लग गए थे। अब वह समय के साथ साथ बड़ा और मजबूत शरीर वाला युवक बन गया था। गोल्डी कुत्ता भरत के साथ बहुत हिल मिल गया था। एक पल को भी वह उससे अलग नहीं होता था। भरत ने फिर एक दिन सोचा, अब समय आ गया है, मुझे अब लॉयन की तलाश करनी चाहिए। एक दिन भरत की निगाह अखबार में छपे एक समाचार पर टिक गई थी। नूतन समाचार पत्र, भरी अदालत में एक जज की गोली मारकर हत्या। भरत ने समाचार पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तब मन ही मन, अब मैं बहुत जल्द तुझसे मिलने आ रहा हूँ लायन। सर्वप्रथम भरत पुलिस अधीक्षक से मिलने गया। ये मेरा कार्ड ले जाकर अजय ठाकुर को पहुँचा दो। अभी पहुँचा देता हूँ साहब। पुलिस अधीक्षक ने कार्ड को पढ़ा। भरत, अजीब परिचय पत्र, ना कोई नाम ना पता, केवल भरत अंदर भेज दो। कुछ देर पश्चात भरत अजय ठाकुर के सामने गया। अजय ठाकुर उसके शरीर को देखकर बहुत हैरान हुए। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठो। सर, कल कोर्ट में हुई जज साहब की हत्या के विषय में कुछ जानकारी चाहिए। क्यों, आपको इस केस में कैसे दिलचस्पी हुई? प्रत्युत्तर में भरत ने अजय ठाकुर को अपने बचपन की कहानी सुना दी। तो ये बात है। अब बड़ी बेताबी से लॉयन का इंतज़ार है मुझे। हमें तुम जैसे नौजवान की बहुत आवश्यकता है जो हमारी मदद कर सके। मैं वचन देता हूँ सर, जब तक जीवित हूँ देश की सेवा करता रहूँगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उसी दिन से भरत अजय ठाकुर के साथ मिलकर जुर्म से टक्कर लेने लगा। हमें शक है कि शहर से 2 किलोमीटर दूर भूतिया महल नामी खंडहर में ज़रूर कोई अपराधी अपना डेरा जमाए हुए। वहाँ जाने के बाद हमारा कोई जवान वापस नहीं आया। ठीक है सर, मैं आज रात को ही भूतिया महल ज़रूर जाऊँगा। अगर वहाँ कोई अपराधी मिला तो उसे जल्दी आपके हवाले करूँगा। इस प्रकार भरत अजय ठाकुर से इजाज़त लेकर उसी दिन रात को गोल्डी कुत्ते को साथ लेकर उस खंडहर के पास पहुंचा। बड़ी अजीब सी आवाज़ है, किस जानवर की हो सकती है? आगे बढ़कर देखता हूँ। खंडहर के चारों तरफ दीवार ही दीवार है, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। हाँ, ऊपर चढ़कर देखता हूँ। भरत एक ईंटों की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ गया। गोल्डी नीचे ही खड़ा था। नीचे तो पूर्णतः अंधकार है। हाँ, अपनी मिनी टॉर्च जलाकर देखता हूँ। टॉर्च की रोशनी जैसे ही खंडहर के भीतरी भाग पर पड़ी, वह चौंक उठा। नरकंकाल, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? नीचे उतरता हूँ। हा 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 हा, तुम आए हो मेरी भूख शांत करने? आओ आओ, मेरे मुंह में समा जाओ। तभी एक आदमकद के चमगादड़ ने भरत को अपने पंजों में दबोच लिया। ची ची। तो तू तू मुझे क्या जकड़ेगा? देखता हूँ तुझे। भरत ने एक कराटे चाक चमगादड़ के मुंह पर मारी, परंतु चमगादड़ के मुंह से मनुष्य की आवाज़ निकली। मर गया। ये क्या, जानवर के मुंह से मनुष्य की आवाज़? भरत ने उस चमगादड़ के पंखों को मरोड़ दिया। उसका चमगादड़ का लबादा अलग हो गया। लबादे में छिपा एक गंजा व्यक्ति प्रकट हुआ। भरत ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम, और यहाँ पर कौन कौन है? जल्दी बोलो, नहीं तो। उसने बताने में देरी की तो कंधे पर एक जोरदार भरत ने कराटे का वार किया। उसके कंधे की हड्डी टूट गई। वह दर्द से चिल्ला उठा। मैं बताने ही वाला था कि कहीं से एक गोली चली और गंजे की छाती में समा गई। ठाए! म, म। फिर गोलियों की बौछार भरत को ही, परंतु भरत नट के समान कलाबाजी खाकर अपने को गोलियों से बचा गया और एक कोने में छुप गया। अजय ठाकुर का शक सही निकला। यहाँ मुजरिम छुपा है, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। गोलियों की आवाज़ से गोल्डी बेचैन हो गया। वह दीवार पर चढ़ने लगा। पाँव पाँव। गोल्डी दीवार पर चढ़कर खंडहर में कूद गया। गोल्डी, तू यहाँ क्यों आया? तभी वहाँ काले लबादे पहने 4 व्यक्ति आ पहुँचे। उन्होंने आते ही भरत पर प्रहार शुरू कर दिए, परंतु भरत ने उनके वार बचा लिए। फिर वह कराटे का प्रहार करने लगा। तड़ाक! उधर गोल्डी अपने जोर दिखा रहा था। भाव भाव आ! गोल्डी तो एक से निपट रहा था। भरत उन तीनों पर बहुत जोर के वार कर रहा था। उन तीनों को मौत के घाट उतार कर भरत उस चौथे के पास पहुंचा, पर वह व्यक्ति अपने 3 साथियों की हालत देखकर डर गया था। तब वह भरत के सामने गिड़गिड़ाया। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। बोलो जल्दी से। यहाँ नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो, वरना जान से मारे जाएंगे। आओ हम बाहर निकल चलें। लबादाधारी भरत व गोल्डी को लेकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा। वे तीनों ऊपर चढ़ने लगे। इसी प्रकार की सीढ़ी बाहरी दीवार पर भी लटकी है। आधा घंटा पश्चात भरत उस व्यक्ति के साथ अजय ठाकुर की कोठी में पहुंच गया। अजय ठाकुर ने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। लबादाधारी ने बोलना शुरू किया, जो कि शेखर था। 2 वर्ष पहले मैं एक समय
2 वर्ष पहले एक समय मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। मैंने डॉक्टर शेर सिंह को बुलाया अतीत में। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो बच जाएगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि 1 लाख रुपया होता हो तो 6 महीने तक जिंदा रह सकती है। शेखर तो एक मामूली क्लर्क था। इतनी रकम सुनकर वह सोचने लगा। तब उसे अपने एक दोस्त शंकर का ख्याल आया। वह उससे मिलने चल दिया। उसके घर पहुंचकर, शंकर भाई, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? तो ऐसे कह रहा है जैसे 100 हो। मेरी माँ बीमार है शंकर, मिल सकते हैं। मैं तुझे बिरजू उस्ताद से मिलवा दूंगा, वह तुझे ज़रूर रास्ता बता देगा। बिरजू उस्ताद के अड्डे पर। उस्ताद, इसकी माँ बीमार है, 1 लाख रुपया चाहिए इसे। मिल जाएगा, लेकिन हमारा काम करना होगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो तुम कहोगे। ठीक है, शाम को आ जाना। शेखर शाम को बिरजू से फिर मिला। चलो चलें बॉस के पास। चलो। वर्तमान में जिस खंडहर से मुझे आज पकड़ा है, बिरजू मुझे लेकर वहीं गया था। वहाँ एक सुनहरे बालों वाले बॉस को सौंप दिया था। स्मगलिंग और मर्डर कराते हुए 1 महीने बाद उसने मुझे 1 लाख रुपये दिया। जब मैं घर पहुँचा तो माँ मर चुकी थी। मैं उस दलदल से नहीं बच सकता था, इसलिए मुझे फिर उन्हीं के साथ काम करना पड़ा। लेकिन अब तुम्हारा बॉस कहाँ है? खंडहर तो खाली था। कल रात ही बॉस ने अड्डा खाली कर दिया। वह अपने सारे सामान के साथ कुवैत जा रहा है। हम भी आज शाम को जाने वाले थे कि तभी आप पहुँच गए। क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? लायन। जैसे भरत के सिर पर हथौड़ा सा पड़ा हो। यह नाम सुनते ही वह शेखर को झंझोड़ने लगा। कहाँ है लॉयन? जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे ज़रूर मिलना है। मैं तुम्हें कानून से आज़ाद करा दूंगा। बातें करता हुआ शेखर अपना लबादा उतार देता है। वह शाम की फ़्लाइट से विजय सिंह के नाम से कुवैत जा रहा है। किस समय की है कुवैत की फ़्लाइट? शाम के 8 बजे, और अभी 6 बजे हैं। ठाकुर साहब, मैं आज लॉयन को नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ। भरत शेखर को लेकर एयरपोर्ट की ओर चल दिया। साथ में गोल्डी भी था। ड्राइवर, गाड़ी तेज़ चलाओ। साहब, गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा लगा। फिर शेखर वेटिंग रूम में ले गया। वह जो सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति है वही लॉयन है, लेकिन उसके पास होशियारी से जाना। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड लगे होंगे। भरत ने वेटिंग रूम में बैठे लॉयन के पास पहुंचा। क्या आप ही विजय सिंह हैं? हाँ, क्या बात है? मैंने पहचाना नहीं। मुझे अपना शुभचिंतक समझिए। यदि आप मुझसे 2 मिनट बात करें तो 10 करोड़ का लाभ हो सकता है आपको। लॉयन ने एक पल सोचा, फिर खड़ा होकर बोला, आओ मेरे साथ, यहाँ ऐसी बातें करना उचित नहीं है। भरत को साथ लेकर लॉयन यूरिनल में पहुंचा। यूरिनल के दरवाजे के बाहर गोल्डी बैठ गया। कहो, क्या बात है? 10 करोड़ की बात है, अभी बताता हूँ। तभी भरत ने लॉयन की गर्दन को कस के जकड़ लिया और जोर देता चला गया। ये क्या करते हो? मुझे अमरीश भारद्वाज चाहिए। अमरीश भारद्वाज कौन है? मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। याद करो, 4 साल पहले एक फौजी को तुमने धोखे से पुराने शिवालय के पीछे वाली पहाड़ी पर बुलवाया था। जल्दी बताओ वरना जान से मार डालूंगा। लेकिन अमरीश भारद्वाज से तुम्हें क्या लेना? वह मेरा बाप है। लॉयन ने बचने की तरकीब सोच ली। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवा दूंगा, पहले मुझे छोड़ो। तभी यूरिनल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, जल्दी बताओ वरना एक झटके में तुम निकाल दूंगा। भरत ने सचमुच ही लॉयन की गर्दन को एक झटका दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थड़ाम! दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? खोल खोल दो वरना दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। सर, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया, अरेस्ट कर लीजिए इसे। बेहोश लॉयन को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। कुवैत जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चेक किया गया। लॉयन के 10 साथी और पकड़े गए। जल्दी करो, कोई भी ना भागने पाए।